हाय गाइस, दिस इज शिखर खरे। वेलकम टू आईटीसी। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो गाइस, इससे पहले जो मैंने लेक्चर डाला था वो था साइमन कमीशन के ऊपर। आई होप सो वो आपको काफी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे इस सीरीज को बढ़ाते हुए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टडी करने वाले हैं। तो गाइज, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, ये बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता था, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हैं, है ना, जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स में कि लोगों ने क्रिटिसाइज किया था ये कह करके कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आज के टाइम का वो कॉपी कैट है, या आप ये कह सकते हो कि कॉपी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें चेंज भी हैं। हाँ, लेकिन अगर हम लोग कहें तो एक तरह से जो बेस होता है वो यहाँ से हम लोग को मिल गया था। तो गवर्नमेंट, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं सिर्फ एक्ट की बात करूंगा तो मान के चलिए 300 से ऊपर इनके सेक्शंस हैं और लगभग 7 से 8 शेड्यूल्स हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो अब आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेक्चर्स कवर करेंगे, जो भी आगे हम लोग चीजें पढ़ेंगे तो उसकी तो डेप्थ में मैं जाऊंगा ही। लेकिन यहाँ पे हम लोग को सिर्फ ये समझना है कि इस एक्ट से बेसिकली हमें मिला क्या था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पूरा सीरीज आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। एक एज अ हिस्ट्री, पूरा एक हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट जितना है वो पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो गाइज, यहाँ पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दिया हुआ है, इसमें इसके साथ जो प्रोविजन आया था, इस एक्ट ने जो हमें प्रोविजन दिया था, सबसे पहला प्रोविजन उसने हमें दिया था ऑल इंडिया फेडरेशन का। तो ऑल दो गाइज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड यूज ही नहीं हुआ है, लेकिन हमारा जो आर्टिकल नंबर 1 है, जो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे फेडरेशन को ही बताता है। लेकिन हमारे यहाँ वर्ड जो फेडरल है या जो फेडरेशन है वो सीधा सीधा कभी हमारे यहाँ कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है। तो इस एक्ट के तहत हमारे पास ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोविजन आया था। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोविजन आया था, बट इंडिया इज फेल्ड टू डू दैट। हाँ, ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई, इसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि जो हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको हम लोग रजवाड़ा कहते हैं, उन्होंने कभी इस चीज को लेकर के सपोर्ट ही नहीं किया। उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रजवाड़े थे, उनकी एक अग्रीमेंट थी। ठीक है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे उनके पास काफी सारी इससे रिलेटेड जो चीजें थी, तो इस वजह से हमारा जो है ये ऑल इंडिया फेडरेशन का काम कभी हो ही नहीं पाया। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से रखना है। उसके बाद हमारे यहाँ आया था कि जो पावर्स थी, ये जो एक्ट था, इसने जो पावर्स थी उसको डिवाइड कर दिया था 3 लिस्ट में: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो आज के टाइम पे हम लोग यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट पढ़ते हैं, ये उस टाइम पे होता था फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखिए, ये चीज तो अभी भी हमारे यहाँ चल रही है। ऑल इंडिया फेडरेशन भी हो चुका है। ठीक है, तो ये एक तो इस एक्ट के जरिए हम लोगों को एक नई चीज मिली थी। ठीक है, कि डिवीजन ऑफ पावर हो गया था बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स इन द सेंस एक तो सेंटर और दूसरा उनके स्टेट के बीच में। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे गाइज ये आई थी कि हम लोग को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात फिर वही आ जाती है कि प्रिंसली स्टेट के प्रॉपर सपोर्ट ना देने की वजह से हम लोगों का ऑल इंडिया फेडरेशन तो बिगड़ ही जाता है। तो जिससे हम लोगों का प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे थोड़ा सा असर पड़ता है। हालांकि अचीवमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम लोगों का ये इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रहा। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रहा, तो इसके तहत इन लोगों ने यहाँ पे एक बात करी कि जो स्टेट पे डायarchy हुआ करती थी, जो स्टेट डायarchy हुआ करती थी, मैं एसडी लिख रहा हूं, आप इसको समझ जाइएगा। ठीक है, जो स्टेट में डायarchy चला कर रही थी, इसको शिफ्ट करने की बात हुई। एक प्रोविजन आया कि स्टेट डायarchy को सेंट्रल डायarchy में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सीडी।
ठीक है ना, एसडी एंड सीडी, ये दो चीजें आई गाइस, ठीक है। दूसरी चीज और देखिए आप, ये आपको समझ में आ गया कि जो डायआरची थी उसको शिफ्ट करने का प्रोविजन आया था, ठीक है। ये आप समझ सकते हो कि एडॉप्शन के लिए आया था कि आप उसको स्टेट से हटा करके सेंटर में कर दीजिए, और हमारे यहाँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो चली रही थी। दूसरी चीज ये है कि 6 प्रोविंसेस में हमारे यहाँ बाईकेमरलिज्म आ गया था। आप इसको नेट से निकाल सकते हैं कि कौन से 6 स्टेट्स में बाईकेमरलिज्म था, ये आपके लिए होमवर्क है। आई होप सो आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी होगा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, सो आपको ये चीज पता होगी, ठीक है। तो ये बाईकेमरलिज्म हमारे यहाँ 6 प्रोविंसेस में चल रहा था। दूसरी चीज, इस एक्ट ने हम लोगों को और क्या दिया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हम लोगों को इसने एक इस्टेब्लिशमेंट करके दिया, ठीक है। इस एक्ट के जरिए ही हम लोगों का आरबीआई आया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो जाता है। दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जब हमारी पावर्स डिवाइड हुई प्रोविंशियल, सेंट्रल एंड कॉन्करेंट में, तो जो रेजिडेरी पावर्स थी वो वॉइस रॉय के पास थी, ठीक है। वो वॉइस रॉय के पास थी। तो अब ये तो मैंने आपको बताया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन तो कभी हो ही नहीं पाया, बिकॉज की प्रिंसली स्टेट ने कभी उसमें कॉपरेट ही नहीं किया, ठीक है। दूसरी बात, ये आपको आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा, ये एक्ट अभी भी हम लोगों को बोलते जा रहा था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का नाम दे रहा था, ठीक है। मतलब ये एक्ट भी जो था, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए फॉलो अप कर रहा था, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी थी जो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल से तो मैं अगर आपको बताऊं, तो जितनी चीजें अभी तक मैंने आपको बताई हैं, ये एक बहुत ही ब्रीफ इसका समरी टाइप का मैंने बताया है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, जो जो चीजें आज के जमाने में चल रही हैं, हम लोग के अभी मॉडर्न में भी चल रही हैं, ये सारी चीजें। और इसी एक्ट के तहत, जैसे अगर आप देखें तो एफपीएससी, दैट इज द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो आज के टाइम पे यूपीएससी है, वो ये वाली एग्जाम हुआ करती थी पहले, ठीक है। और जो स्टेट पीएससीज हैं, वो ये वाली एग्जाम हुआ करती थी पहले। और जो पहले ये वाली तो अभी तो मेरे ख्याल से नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों को ज्वाइंट करके यहाँ पे ये एग्जाम बनाई जाती थी, तो ये फिलहाल से ये तो नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि इस एक्ट के तहत हम लोगों को क्या क्या मिला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गाइस, जो हम लोगों को इससे रिलेटेड मिले। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं अपने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की तरफ, 1947। तो 1947 में काफी सारे चेंजेस हुए थे, काफी सारी चीजें नई नई आई थी, तो हम लोग उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप सो गाइज आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।